हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आपका स्वागत है। अभिनंदन, वेलकम, सुस्वागतम। आज देखिए हम हिंदी का चैप्टर पढ़ेंगे क्षितिज बुक से पद्य भाग का, जो आपका क्या है, गिरिजा कुमार माथुर है। मैं आपको बता दूं, गिरिजा कुमार माथुर वे कवि है जो वी शैल और हम जो होंगे कामयाब का जो इंग्लिश में लिखा गया था उसका हिंदी रूपांतरण किया गया था। तो आज गिरिजा शंकर माथुर के बारे में इन्होंने क्या कविता लिखी है, उन्होंने कल्पना की है। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम क्या करते हैं, अपनी जो पुरानी बातें होती है, जो अपना भूतकाल होता है उसके बारे में बातें करना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो गिरिजा शंकर माथुर जो कवि है वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वर्तमान में हैं, हम प्रेजेंट में हैं, तो हमें इसी में जीना चाहिए। क्योंकि यदि हम भूतकाल में जाएंगे, हम पिछली बार में जाएंगे, हम अतीत में जाएंगे, तो हो सकता है हमें बहुत ही दुख हो, कष्ट झेलना पड़े। क्योंकि अतीत में हमारे अच्छी यादें भी होती है और बुरी यादें भी होती है। तो हो सकता है वर्तमान में अभी दुखी है, इसलिए वो अच्छे पलों को याद नहीं करना सकता। हो सकता है वर्तमान में वो भी खुश है, तो वो अपनी बुरी बातों को याद नहीं करना चाहते हैं। तो बता दूं, गिरिजा कुमार माथुर है जिन्होंने होंगे कामयाब, जो इंग्लिश में लिखा गया था वी आवर शैल कम, इसका हिंदी रूपांतरण किया था। अब देखिए इनका परिचय देखिए, क्योंकि हिंदी कोई भी गद्य चाहे पद्य भाग पढ़े तो उसका लेखक परिचय, कवि परिचय हमें जानना जरूरी होता है। गिरिजा कुमार माथुर है, देखिए गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। 1918 1918 गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा झांसी, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1918 यानी 1918 में। और प्रारंभिक शिक्षा उनकी कहाँ हुई थी, झांसी में हुई थी। उत्तर प्रदेश ग्रहण करने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी उपाधि लखनऊ में प्राप्त की थी। अब देखिए, आप देखेंगे जो लेखक होते हैं वो एक जगह से नहीं, कहीं जगह से, एजुकेशन जहाँ मेन सेंटर होते हैं वहाँ से पढ़ते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, एमए की अंग्रेजी में, एलएलबी जो वकालत है वो कहाँ से प्राप्त की उपाधि, लखनऊ से। देखिए मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ और झांसी उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या की, शिक्षा ग्रहण की और उपाधि लेने के लिए लखनऊ आ गए। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, वकालत यानी वकील। बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए, यानी वहां काम करने लगे। आकाशवाणी आप जानते हैं, रेडियो तो सुनते ही होंगे आप। अब नहीं सुनते, क्योंकि अब क्या है, सबके पास आपका जो फोन आ गया है, तो आप क्या करते हैं। लेकिन गांव में आप देखिए, जब खेतों में जब किसान काम करते हैं तो वो रेडियो ऑन कर देते हैं, क्योंकि काम चलता रहता है। फोन में तो देखना पड़ता है, लेकिन रेडियो क्या चलता रहता है और सुनते रहते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन यानी टीवी, टेलीविजन, दूरदर्शन, दूर की चीजों के दर्शन करना, इसमें कार्यरत हुए। उनका निधन यानी मृत्यु 1994 यानी 1994 में हुई थी। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं, अब देखिए, क्योंकि जब कवि परिचय आएगा तो कवि परिचय में उनका जन्म, मृत्यु, उनकी एजुकेशन यानी उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है वो भी देखने को मिलती है। अब क्या है, उनकी रचनाएं जो उन्होंने लिखी है, कौन सी, नाश और निर्माण। नाश और निर्माण, देखिए निर्माण यानी किसी चीज का फैलना, निर्माण होना नया होना, यानी जो चीज बनती है। नाश यानी उसका खराब। धूप के धान, शीलापंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये सारे क्या है इनके बेटा, ये इनके सारा काव्य संग्रह है। जन्म, कैद, ये उनके द्वारा लिखा गया नाटक है। नई कविता को सीमाएं और संभावनाएं, ये आलोचना है। आलोचना में बता दूं, आलोचना का अर्थ होता है यदि सीमाएं और संभावनाएं, कोई कुछ लिखता है और हमें क्या करना पड़ता है बेटा, उसमें से कमियां निकालनी पड़ती है। कुछ लोग तो अच्छा कहेंगे, कुछ लोग बुरा कहेंगे, ये आलोचना होती। हम एक टॉपिक लिख दे, हम कोई बात उठा रहे हैं, तो पक्ष और विपक्ष के लोग दोनों तरफ खड़े हो जाएंगे। एक बोलेंगे ये सही है और दूसरा बोलेगा ये गलत है। आलोचना करना यानी उस चीज में से कमियां निकालना, किसी भी चीज की कमी निकालना।
नई कविता में कवि गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के, नई कविता के कवि जो गिरजा कुमार माथुर है वो कैसे रोमानी मिजाज के हैं, कवि माने जाते हैं। वे विषय के मौलिकता के पक्षधर थे, विषय के मौलिकता के, जो भी विषय जिसके विषय में वो कविता लिखते थे उसका जो मौलिक है, जो मूल है, उसके वो हमेशा पक्षधर रहे हैं। परंतु शिल्प की यानी कला की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं, यानी उसका जो सौंदर्य है उसमें जो अनोखा गुण है उसको अलग करके नहीं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भी भरते थे। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए जब हम कुछ लिखते हैं, और देखिए अब आपने देखा होगा पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था, अब आ गया रंगीन टीवी। तो पहले लोग ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत मजे से देखते थे क्योंकि टीवी इतने होते नहीं थे, लेकिन अब रंगीन आ गया तो अब किसी के भी घर पे चले जाओ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं है, रंगीन टीवी है। तो ये कह रहे हैं कि चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भी भरते थे। वातावरण को रंग का भरने का मतलब है जो माहौल होता था उसको एकदम प्रसन्नचित कर देते थे। मुक्त छंद में ध्वनि साम्य, मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मक संभव कर सके हैं। मैंने आपको बताया, देखिए काव्य सौंदर्य यानी काव्य का जो आभूषण है वो अलंकार है, छंद है, तुकबंदी है, गयता है, लयता है, ये सारे क्या है काव्य को और अधिक सुंदर बनाने वाले तत्व हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने भी अपने काव्य को सौंदर्य कैसे बनाया, मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी, यानी इन्होंने तुकबंदी नहीं की है लेकिन फिर भी कविता को बहुत ही अधिक रोचक और सजग बना दिया है, संगीतवाद संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहां रोमानी कविताओं भी छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, अर्थात उनकी कविता में आप देखेंगे बेटा बोलचाल के शब्द, जो हम बोलचाल के शब्द प्रयोग करते हैं रोजाना में, उन शब्दों को हमें यहाँ पढ़ने को और सुनने को मिलेगा, यानी सरलता है। इनकी जो कविताएं हैं उसमें सरलता दिखाई देती है। वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को भी तरजीह देते हैं। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कविता लिखी लेकिन बहुत से शब्द ऐसे होंगे जिसमें गूढ़ रहस्य छिपा रखा है, शब्द कुछ और है लेकिन उसके अर्थ कुछ और पीछे लिखा होगा। अब आ जाता है आपका कविता का परिचय। कविता का परिचय जो कविता की जान होती है, निष्कर्ष होता है, निचोड़ होता है। यदि ये आपने सही ढंग से समझ लिया तो इसका मतलब आपको कविता संपूर्ण रूप से समझ में आ गई है। देखिए छाया मत छूना, छाया क्या होता है, पहले तो कविता का जो नाम है छाया मत छूना। छाया होता है बेटा जब हम चलते हैं जो पीछे हमारा जो बिंब गिरता है ना, जो परछाई है उसको हम छाया कहते हैं। अब परछाई देखिए हमारे जीवन की परछाई क्या होगी, भूतकाल जो समय बीत गया है वो हमारी छाया है। तो क्या छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। एकदम राइट, हमारे जीवन में सुख है दुख है, जिस प्रकार धूप छांव, अमीर गरीब, वैसे ही सुख और दुख हमारे जीवन के दो भाग है। तो इनकी उपस्थिति तो हमारे जीवन में रहती है। यदि अभी हम बहुत ज़्यादा सुखी हैं तो तैयार रहो दुख को झेलने के लिए, और आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो तैयार रहो कि दुख के बाद सुख का आगमन होगा। यानी ये दोनों परम मित्र है, फ्रेंड्स है, ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं, इनका आना जाना चला रहता है। जैसे रात और दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये क्या करता है, ये क्रम चलता ही रहता है। ऐसे कैसे सुख और दुख दोनों ही चलते रहते हैं। जीवन में कभी दुख आ गया, फिर हमने दुख में दिन बिताया, उसके बाद में फिर सुख आ गया, यानी सुख दुख आते रहते हैं। तो कवि यहाँ यही समझाना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख की उपस्थिति हमेशा ही रहती है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। विगत जो पीछे छोड़ दिया हमने, जो पीछे चला गया है, उसके सुख को याद कर वर्तमान को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। यानी कह रहे हैं जो पीछे सुख छूट गया है उसको वर्तमान में याद करना तर्क संगत नहीं है, यानी उसे हमें याद नहीं करना चाहिए, ये सही बात नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। यानी कवि कह रहा है यदि हम बीते हुए दिन, विगत दिनों को जब हम याद करेंगे तो हमारा वर्तमान भी दुखी हो जाएगा। विगत के सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कवि कहते हैं कि जो पीछे विगत में जो सुख की जो कल्पनाएं थी, जो हमें सुख अनुभव किया, जो हमने महसूस किया, जो सुख के हमने पल बिताए थे, उसको वर्तमान में याद नहीं करना चाहिए। उसको याद करने से हमारा वर्तमान दुखी हो जाता है
और क्या होता है, जो हमारा यथार्थ, जो अभी हमारे जीवन में दुख है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। पीछे के दिनों को याद नहीं करना। बहुत बार होता है ना, अरे उस समय हम कितने खुश थे, ऐसा कर रहे थे, अब ऐसा नहीं है, तो दुखी हो जाएंगे। इसलिए कवि कह रहे हैं कि जो दिन बीत चुके हैं हमारे, चाहे सुख के हो चाहे दुख के, उन दिनों को हमें याद नहीं करना चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। देखिए गिरिजा कुमार माथुर, कविता का मूल संदेश क्या है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कविता का मूल संदेश क्या है, अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। यानी भूतकाल में जो भी कुछ हो रखा है, जो अतीत में हमारी स्मृति थी, उनको भूलकर हमें वर्तमान में जीवन जीना चाहिए। यानी हमें क्या करना चाहिए, भविष्य का वर्ण करना चाहिए, हमें भविष्य के लिए तैयार होना चाहिए। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना, जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। और क्या संदेश देती है कि हमें वर्तमान में जीते हुए यदि हम बीते हुए दिनों की याद करते हैं, जो छाया है वो क्या करती है, हमें भ्रमित करती है, हमें अपने राह से, लक्ष्य से भटका देती है। इसलिए हमें उसको याद नहीं करना चाहिए और जो वास्तविकता उससे हम दूर चले जाते हैं। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जाती है। अब देखिए पूरा आपको बता दें, छाया मत छूना कवि का क्या लक्ष्य है, हमें बताने का क्या उद्देश्य है कि यदि हम बीते हुए दिनों को याद करेंगे तो हमारा वर्तमान दुखी हो जाएगा। इसलिए बीते हुए दिनों को यानी अतीत के दिनों को याद नहीं करके यथार्थ को हमें जीना चाहिए और भविष्य में लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कवि हमें यही संदेश इस कविता में देना चाहते हैं। अब देखिए ये छाया है, दे रखा है बेटा आपको, छाया, बिंब, जो प्रतिबिंब गिरता है, जब हम आगे चलते हैं तो हमारा प्रतिबिंब पीछे गिरेगा, तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि अब तो हम आगे निकल गए हैं। तो अब आपको क्या देखना, आगे देखना, आगे तो कहीं खड्डा नहीं आया, आया समझ में, कहीं आगे कोई गलत दिशा तो नहीं आई, आगे हम किसी से टकरा तो नहीं रहे हैं। यदि देखें तो हम छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। आया समझ में, जरूरी नहीं है हम बहुत गूढ़ रहस्य में चले जाएं, यहाँ आपको बहुत बड़ा रहस्य भी पढ़ने को मिलेगा। जो शब्द दिखाई दे रहे हैं उनका क्या अर्थ होगा। अब देखिए, अब आपकी कविता स्टार्ट होती है। गिरिजा कुमार माथुर जी क्या कहते हैं कि छाया मत छूना, छूना यानी स्पर्श, स्पर्श, छाया यानी हमारा जो प्रतिबिंब। अब यहाँ पे प्रतिबिंब तो ये है कि जो जैसे हम खड़े हैं और हमारे पीछे जो छाया गिर रही है, प्रतिबिंब गिर रहा है, परछाई, उसके माध्यम से बताया हुआ हमारे अतीत को, हमारे जो भूतकाल था, हमारे जो दिन चले गए शेष, पीछे वाले शेष नहीं, जो हमारे दिन चले गए, जो हमारा अतीत था, जो हमारा भूतकाल था, उन दिनों की जो यादें हैं, जो स्मृतियां हैं, उनको हम अभी वर्तमान में याद नहीं करें। क्या कहते हैं, छाया मत छूना। कवि कहते हैं छाया को मत छूना, यानी तुम्हारा जो भूतकाल है उनके दिनों को याद मत करना। मन होगा दुख दूना, आपके मन में क्या है, उन बातों को याद करके और अधिक दुख होगा। हो सकता है अभी आप वर्तमान में क्या है, थोड़े दुखी हैं और भूतकाल में थोड़े सुखी थे, तो जब आप सुख के दिन याद करोगे तो वर्तमान और अधिक दुख हो जाएगा। और वर्तमान में आप सुखी हैं, भूतकाल में आप क्या है, दुखी थे, तो आप दुख के दिन याद करके अभी सुख में भी आप दुखी हो जाओगे। यानी हमारे बुरे दिनों को या अच्छे जो पिछले दिन हैं उनको याद करने से हम और अधिक दुखी हो जाते हैं। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहानी, सुधियां यानी यादें, यादें, क्या दे रखा है, जीवन में सुरंग। देखिए बेटा, सुरंग यानी गुफा, टनल, टनल जो बहुत लंबी होती है, गुफा गहरी, एकदम गहरी का मतलब उसमें काला होता है, ये कह रही हूँ गहरा, बाकी गहरी ये नहीं खाई की तरह, खाई की तरह नहीं। क्या है, जीवन में सुरंग सुधियां सुहानी, हमारे जीवन में गुफाओं की तरह बहुत सारी ऐसी सुहानी यानी अच्छी यादें हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। अब क्या है, छवियों की यानी जो हमारे पीछे का जो जीवन था, जो पीछे हमारे साथ जो कुछ हुआ, उसकी कुछ अच्छी यादें हैं, उसकी कुछ जो अच्छी यादें हैं, जो मन भावन यादें हैं, जो हमारे मन को बहुत अच्छी लगती थी, हमने बहुत खुशी के पल बिताए थे, अच्छे पल बिताए थे। लेकिन क्या है, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। अब क्या है, जो वो यादें हैं जो हमारे मन पर तेज
हावी हो गई थी, हमें बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन अब क्या है, हमें उनको याद नहीं करना चाहिए, उससे क्या वो गंध फैल जाती है, यानी हम और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, यानी देखिए चांदनी जो रात होती है तारों भरी, क्या है, तारों भरी जो चांदनी रात होती है तो बेटा, चांदनी रात जिसमें बहुत सारे तारे जगमग जगमग दिखाई देते हैं, वो यामिनी। तन सुगंध शेष रही, अब क्या है कि जीवन में सुरंग सुधियां सुहानी छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। अब क्या है कि मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी क्या है सुरंग गुफाएं, अच्छी यादों की, सुहावनी यादों की एक गुफा थी, और जिनकी जो छवियां हैं, जिनकी जो यादें थी, जो दृश्य थे, एक चित्र के समान वो चारों तरफ फैले हुए, जो मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगते थे। और उसके तन की जो सुगंध, हो सकता है कह रहे हैं कि मेरे उस समय जीवन में एक प्रेयसी आई थी, यानी किसी से मुझे प्रेम हो गया था। एक मैंने नायिका को देखा था जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी। शेष रही बीत गई यामिनी, लेकिन क्या है वो तो अब निकल गई, वो समय तो बीत गया, अब क्या है बस उसकी यादें रह गई है। जिस प्रकार क्या है कि चांदनी रात में क्या होती है, रात यामिनी रात यानी चांदनी रात की जो चांदनी होती है वो तो क्या है जब निकल जाती है, उसके बाद में क्या है पूर्णिमा आती है। और पूर्णिमा देखिए बेटा, जब चांदनी रात होती है पूर्णिमा की रात, और पूर्णिमा के बाद ही क्या आती है, अमावस्या की रात आती है या नहीं आती। यानी देखिए पहले चांदनी रात, फिर अंधेरी रात, यानी अमावस्या और पूर्णिमा। धीरे धीरे चांद एकदम, चांदनी रात बरसा तो पूरा सुंदर बड़ा आकार का होता है, चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, और फिर क्या है धीरे धीरे घटता घटता अमावस्या की रात होती है और एक रात पूरा अंधेरा हो जाता है। तो यही समझाने चाह रहे हैं, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, कुंतल के फूलों की, अब कुंतल कहते हैं बेटा लंबे केश, लंबे बाल। अब कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता है जीव क्षण छाया मत छूना। अब कह रहे हैं जिस प्रकार लंबे केशों के फूलों की याद बनी, जिस प्रकार लंबे केश हैं उनके ऊपर जैसे फूलों की एक बनी चांदनी है, यानी जिस प्रकार चांदनी रात होती है, लंबे केश, यहाँ कुंतल का मतलब लंबे केश है। अब लंबे केश का मतलब है चांदनी रात में बहुत सारे तारे जगमग जगमग रहते हैं, तो उनकी जो कतार है वो क्या होती है, बहुत ही सुंदर लगती है, मन को बहुत ही प्रभावित करती है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, क्या है एक बात छुअन, यानी एक बार हमने उसको छू तो लिया, भूली सी बता हर जीवन क्षण। अब क्या है वो हमारे जो दिन थे अब मैं उनको भूल गई हूँ, यानी कवि कहते हैं कि उन बातों को तो मैं भूल गई हूँ, अगर मैं थोड़ा सा भी उसको एक पल के लिए भी छू लूँ तो क्या होगा, मेरे मन में दुखी हो जाएगा, क्योंकि एक सुंदर जो नायिका है वो मेरे जीवन में आई थी, हमने बहुत से ऐसे पल जो साथ निभाए थे, लेकिन अब वो नहीं है, वो चली गई है। जिस प्रकार आकाश में चांदनी रात होती थी, चांदनी रात होती है और क्या जगमग तारे होते हैं, लेकिन क्या होता है एक बार वो तारे भी चले जाते हैं और काली अंधेरी रात आती है। उसी प्रकार क्या है जो मेरे जीवन में चांदनी रात थी, यानी जो खुशियाँ थी वो अब चली गई है। अब क्या है, अब मैं जो मेरा जीवन है, जो वर्तमान में जीवन जी रहा हूँ, मैं उन चांदनी रातों की बातों को याद नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि चांदनी रात के बाद भी अमावस्या आती है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, इस कारण जो मेरी पुरानी बातें हैं, जो अतीत की जो अच्छी यादें हैं, चाहे बुरी यादें हैं, मन को अच्छी लगने वाली जो सुहावनी है, जो नायिका मेरे जीवन में आई थी, मेरा जीवन प्रसन्न हो गया था, सुख दुख की जो भी है उसको मैं वापस याद नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको याद करने से मेरा जीवन और अधिक दुखी हो जाएगा। तो मैं अतीत को भूलकर वर्तमान में जीवित रहना चाहता हूँ। यश है या न वैभव, यश है या न वैभव, है मान है न सरमाया, सरमाया कहते हैं पूंजी को। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया है, जितना ही दौड़ा हूं तो उतना ही बरमाया, बरमाया यानी भ्रमित हो रहा हूं। अब इसमें कह रहा है, कवि कहते हैं कि क्या यश है या नहीं, मेरे पास क्या है, नहीं तो यश है और नहीं वैभव है, और नहीं मेरे पास कोई पूंजी है, नहीं कोई मान सम्मान है, जितना ही दौड़ा हूं इनको दौड़ने के लिए, यानी इनको पकड़ने के लिए मैंने जितना इनका पीछा किया उन्होंने मुझे उतना ही भ्रमित किया। होता है ना, लोग क्या करते हैं बेटा, यश यानी ख्याति प्रसिद्धि पाने के लिए दौड़ते रहते हैं, अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, बस करते जाओ। और कमाने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए, हाँ कमाना, पैसे इकट्ठे करना, वो करना, फिर क्या करते हैं उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, वो भी हमें भ्रमित कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता किस दिशा में जाना चाहिए।
और क्या है, मान है न सरमाया, और नहीं तो मान है और नहीं, यानी हमारे पास नहीं तो पूंजी और नहीं मान सम्मान है। मैं जितना इन चारों के पीछे दौड़ा हूं, इन्होंने मुझे क्या किया है, भ्रमित किया है, मुझे अपने लक्ष्य से भटका दिया है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। अब देखिए, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता देखिए अपना अधिपत्य, अधिपत्य कहते हैं दबदबा। अब इसमें क्या दे रखा है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। अब देखिए, मृग तृष्णा का पहले आप अर्थ समझिए। ये जो शब्द है मृग तृष्णा क्या है, इसका अर्थ होता है मृग यानी हिरण, तृष्णा यानी जो इच्छा होती है, प्यास होती है, लालच होती है। जब हिरण रेगिस्तान के अंदर घूमता है और तेज धूप पड़ती है, तो जब उसका प्रकाश उस रेत पर पड़ता है तो हिरण सोचता है हाँ वहाँ पानी है, और वो दौड़े दौड़े उसके पास जाता है तो उसे वहाँ पानी नहीं दिखाई देता, यानी मृग को क्या हो गया, भ्रम हो गया मृग को। तो जो मृग की ये भ्रमित वाली स्थिति है उसको कहते हैं मृग तृष्णा। आया समझ? आप और देख लीजिए कि मृग की नाभि में कस्तूरी होता है, लेकिन मृग क्या करता है, उसको खुशबू आती है और वो पूरे जंगल का चक्कर काट लेता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता ये चीज मेरे अंदर ही है। ये भी मृग का भ्रम है। तो इसमें क्या बताया बेटा कि जो हमारा है, जो वो क्या, हम यश वैभव मान सरमाया इनके पीछे दौड़ते रहते हैं, ये क्या मृग तृष्णा है। हम ये, हमें वो चाहिए, ये चाहिए, हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं होता। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। बता दिया, देखिए पूर्णिमा का और अमावस्या का चांद बता दिया है कि क्या है, प्रभुता का जो शरण है, जो अपना दबदबा रखना है, अधिक रखना है, अपना संपन्नता रखनी है, उसमें क्या है, ये सारा क्या है, ये दिखावा है, मृग तृष्णा है। यानी हम चाहते हैं कि हर वहाँ चीज़ जाए उसको हम प्राप्त करने के लिए, लेकिन हकीकत में देखें तो वो चीज़ वहाँ नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, हर चांदनी रात के बाद एक कृष्णा यानी काली रात आती है। यानी सुख और दुख, दुख और सुख ये चलते रहते हैं। ये जीवन के दो पहलू हैं, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, सुख और दुख ये आते ही रहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया है, कवि कहते हैं कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, यानी हर पूर्णिमा के बाद अमावस्या तो जरूर आएगी। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। है जो है यथार्थ कठिन, यानी जो अभी यथार्थ, अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट जो है वो मानते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन है, उसको एक्सेप्ट करना। आपके जीवन में अभी बहुत कठिनाइयाँ आ रही है, लेकिन उसको स्वीकार करो, उसकी पूजा करो, क्योंकि मुसीबतों से घबराना नहीं है, संकट से घबराना नहीं है। जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे बेटा तो बहुत सारी रुकावटें आएगी। जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। क्या होता है, जीवन में जब हम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो आगे से आगे यानी हमारे सामने बहुत सारी बाधाएं आएगी। उन बाधाओं को दूर करते हुए बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आएगी, उनसे लड़ते हुए, मुसीबतों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ तो क्या होती है, हम कुछ लोग हैं वो हमारे लिए अड़चने पैदा कर देते हैं, बाधाएं पैदा करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना है। जो बाधाएं होती है उनको दूर करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होते रहना है। तो ये यही बता रहे हैं कि जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। हमारा यथार्थ यानी एट प्रेजेंट है, जो क्या है, जैसा भी है, चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, आप उसको एक्सेप्ट कर लो, आप उसको स्वीकार कर लो। स्वीकार पूजन यानी उसको स्वीकार करो धैर्य के साथ। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। और क्या है, तुम अपनी छाया को मत छूना, यानी तुम यथार्थ में जियो, अतीत को याद मत करना। यदि तुम उसको याद करोगे तो और अधिक दुखी हो जाओगे। दुविधा हत साहस है, दिखता है पत नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। क्या कह रहे हैं, दुविधा हत साहस है, दिखता है पत नहीं, दुविधा हत साहस। अब देखिए, दुविधा यानी साहस तो है हमारे अंदर, लेकिन क्या है, फिर भी दुविधा है। दुविधा हत साहस होना, बहुत बार क्या होता है, हमारे अंदर सामर्थ्य शक्ति होती है, साहस होता है, लेकिन फिर भी मन थोड़ा घबराया हुआ होता है, दुविधा रहती है, ये करे या नहीं करे। सोचने समझने की बुद्धि जो थोड़ी भ्रमित हो जाती है, कुछ काम होता है ना करना, हमारा मन जानता है हमें ये आता है, हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे अंदर है इतनी काबिलियत, लेकिन फिर भी अंदर से मन थोड़ा घबराया रहता है, असामंजस्य रहता है या नहीं। तो क्या है, दुविधा हत क्या है,
थोड़ा हताश, साहस तो है लेकिन क्या है, दुविधा ये है कि हम थोड़े हताश भी हैं। दिखता है पंथ नहीं, इसके कारण पंथ यानी रास्ता, हमारा लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। देह यानी शरीर तो हमारा क्या है, सुखी है, पर मन क्या है, अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है। जब हम पिछली बातों को याद करेंगे तो क्या होगा बेटा, हम बाहरी रूप से हाँ ऐसा हुआ लेकिन अंदर दुखी होगा, आज हमारे पास ये नहीं है। आया समझ में? यानी बहुत बार क्या होता है, हम दिखावे की हंसी लाते हैं लेकिन अंतर्दम जानता है कितना दुखी है। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, दुख हो रहा है। चांद खिला ना शरद रात आने, यह सुख का प्रतीक है। देखो सर्दी की जब रात होती है, शीत रात्रि को होती है, जब क्या है कि आने, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, यानी अब क्या है, सर्दी आने, सर्दी की रात में देखिए क्या होता है, चांद, दुख है न चांद खिला, सर्दी की रात में जब चांद नहीं खिलता दुख होता है। कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जब सुख के पल आते हैं, शरद रात जब सुख के पल आते हैं तो क्या होता है, हमें दुख को याद नहीं करना चाहिए। हाँ दुख याद आ जाता है लेकिन आप उसको छोड़ो, कोई बात नहीं, जो समय बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, उसको याद नहीं करना। क्या हुआ जो खिला फूल रंग बसंत जाने पर, अब क्या हुआ, यदि बसंत पंचमी चली गई अब फूल खिला है, उसका क्या मतलब, यानी जिस चीज की हमें जब जरूरत रहती है उस समय वो हमारे पास नहीं है और उसके बाद में वो आती है तो उसका कोई मतलब नहीं। वसंत ऋतु आई तब पुष्प नहीं खिले और अब यदि पुष्प खिल रहे हैं तो उसका क्या करना, उसका कोई मोल नहीं है, कोई उत्साह नहीं, कोई आशा नहीं है। यानी जिस चीज की जरूरत हमें पड़ती है, शरद रात की पूर्णिमा को आप देखेंगे अमृत बरसता ऐसा माना जाता है। शरद रात की जो पूर्णिमा होती है बहुत खास होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शरद रात की पूर्णिमा यदि नहीं खिला तो क्या हुआ, यदि बसंत चली गई, अब शरद रात की पूर्णिमा को चांद दिखाई देना चाहिए लेकिन नहीं दिखा, बाद में दिखा, फिर क्या मतलब, यानी जो चीज़ चाहिए, सुख का अनुभव अभी करना है लेकिन अभी नहीं है सुख, तो क्या पुराने सुखों को याद करके अभी सुख ही हो जाए, नहीं, जो चीज़ है वो करे। यदि हम अभी दुखी हैं और जो बीता हुआ समय उसमें बहुत हम खुश थे, सुख थे, तो उस सुख को याद करके क्या अभी हम सुखी हो जाए, नहीं। यदि दुख है तो उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। यदि यहाँ बताया बसंत ऋतु के माध्यम से बताया गया है कि बसंत ऋतु होती है, उस समय चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है, हरियाली छा जाती है, आशा उमंग उल्लास छा जाता है। लेकिन जब बसंत ऋतु चली जाए और उसके बाद में यदि कोई फूल खिला, उसका कोई मोल नहीं, कोई कीमत नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन में है, अभी हमारे जीवन में हमें जो चाहिए, स्टूडेंट लाइफ में भी ले लो, अभी हम 10th में पढ़ रहे हैं, हमें अभी एजुकेशन चाहिए, पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना है, लेकिन जब आप 11th में जाते हैं फिर आप कहते हैं अरे मेरे को 10th में ये पढ़ना चाहिए, मैंने क्यों नहीं पढ़ा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो जिस समय मिलना चाहिए उस समय मिलता है, तभी उसका फ़ायदा होता है, सुखदायी होता है और आनंदमय होता है। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया में छूना मन होगा दुख दूर। कवि यही कहना चाह रहे हैं कि जो न मिला भूल उसे, तुम्हें अतीत में जो नहीं मिला तो उसको आप भूल जाओ, कोई बात नहीं, जरूर नहीं, आप क्या है एक चीज़ कोई टारगेट बना तो लेना है लेना है लेना नहीं, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो उससे अच्छी चीज़ मिलेगी। देखिए बेटा, बहुत बार ऐसा होता है हम किसी चीज़ को लेने के लिए तरसते हैं, दौड़ते हैं, वो चीज़ हमें नहीं मिलती, फिर हम दुखी हो जाते हैं। दुखी नहीं होने का, क्यों, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम अभी कर रहे हैं वो चीज़ हमें नहीं मिल रही अभी, तो हो सकता है कुछ इससे अच्छा हो। बहुत बार आप क्या कहते हो, जो छोटा कंपटीशन फाइट करते हैं, आप दे रहे हो, फर्स्ट आपके एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपके मार्क्स कम आ गए, लेकिन क्या होता है कि आप दुखी हो जाते हैं, अरे मेरे को इतने मिलने चाहिए, 10 to 10 मिलने चाहिए, लेकिन आपको क्या 10 to 10 नहीं मिलते, 10 to 10 नहीं मिलते, फिर आप दुखी हो जाते हैं। दुखी होने का नहीं, हो सकता है नेक्स्ट में आप 20 में से 20 लेके आए। तो इस पूरी जो कविता में है आपको यही समझाया गया है कि जो आपका अतीत है, चाहे सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो, उसको याद करके आपको वर्तमान को दुखी नहीं करना है। वर्तमान में आप जैसे जी रहे हैं, जैसा सुख है दुख है, उसको आप स्वीकार कर लो और भविष्य में आगे बढ़ने की तैयारी करो। ऐसे जिए आप, ऐसे काम करें, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें कि आपके आगे कोई रुकावट या बाधा नहीं आए। तो गिरिजा कुमार जो माथुर है, उनका कहने का यही तात्पर्य है। उम्मीद है, आशा है आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और यदि इससे संबंधित आपको कोई भी
दिक्कत है, परेशानी है, कुछ जानना हो तो आप ये ऐप आप प्ले ऑन में जाइए। ओके स्टूडेंट, गुड डे, गुड बाय।